हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है पुष्टि फास्टोम लैंगिक जनन। हाँ तो दोस्तों, आज हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अभी अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखो, पार्ट 1 में हमने समझा था पहले चैप्टर फ्लो, फिर चैप्टर फ्लो के बाद हमने समझा था पुष्प की संरचना के बारे में। फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा था जो जो पुंकेसर होता है उसमें जो परागकोश होती है उसकी आंतरिक संरचना को देखा था। उसमें हमने समझा था कि जो परागकोश था, जब हमने उसको टीएस काटा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि 4 प्रकार की गोल गोल संरचनाएं पाई गई थी। उन संरचनाओं को हमने नाम दिया था लघु बीजाणु धानी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था जो लघु बीजाणु धानी होती है उसी के अंदर क्या होता है, परागकल का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे समझने वाले हैं कि उसके आगे क्या होने वाला है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आपको बताया था ये चैप्टर एक शादी इवेंट जैसा है कि यानी कि शादी के पहले कुछ घटनाएं होंगी, शादी के बाद। वैसे ही ये चैप्टर है। इस चैप्टर में भी मेन 3 घटनाएं होती है। पहला निषेचन होगा, निषेचन के पहले कुछ घटनाएं होंगी, निषेचन के बाद कुछ घटनाएं होगी। इस चैप्टर में अभी हम जो स्टार्ट किए वो निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन से पहली वाली घटनाएं कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक हमने इतनी चीजें पढ़ लिया जो अभी हमने अभी आपको बताया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब जा रहे हैं नर युग्मक यानी कि दूल्हे का निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें जो दूल्हा है वो नर युग्मक है, यानी जो यहाँ पर नर युग्मक होने वाला है पुष्प में वो क्या होगा, परागकण होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें लघु बीजाणु जनन। तो समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होती है। देखो, हमें पता है अगर कोई पुष्प है तो उसके अंदर 2 भाग मेन होते हैं, एक स्त्री केसर वाला भाग होता है, एक पुंकेसर यानी एक नर वाला भाग होगा। स्त्री केसर जो भाग होती है वो मादा वाली भाग होती है। तो देखो, जो नर वाला भाग है पुंकेसर, उसके अंदर उसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं, एक परागकोश होगा, एक पुतंतु होगा। परागकोश परागकोश में क्या होता है, हमने बताया था आपको लघु बीजाणु धानी दिखेंगी जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजियम। ठीक है, उसमें उपस्थित यानी जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोश क्या होगी। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा परागकोश था जब उसको हमने टीएस काटा तो उसके अंदर में कुछ संरचनाएं मिली, वो 4 संरचनाएं मिली गोला गोला। तो उस जो गोलाकार संरचनाएं मिली उसको हमने क्या कह दिया, लघु बीजाणु धानी। उस लघु बीजाणु धानी के इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। उस उस लघु बीजाणु धानी जो संरचना थी उसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा गई उस कोशिकाओं को हमने नाम दिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब वो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसको एमएमसी बोलते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल इंग्लिश में। ठीक, अब उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या निर्माण हो जाएगा, लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। और इसी क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, यानी परागकोश में स्थित लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम समझते हैं, देखो अर्धसूत्री विभाजन क्या होती है। मान लो हमारे पास कोई एक ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका है। आपको पता है कोशिका से कोई भी सजीव बना होता है, कोशिका ही उस सजीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। मान लो कोशिका है, इस कोशिका में अर्धसूत्री, अर्ध मीन्स आधा, हमें इस नाम से ही पता चला है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री माने आधा। जब इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन माने बांटना, ठीक है, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा क्या होगा, ये जो कोशिका है 2 भागों में आधा आधा बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। जब इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग इधर हो जाएगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन मीन्स कोई भी कोशिका उसका 2 भागों में बट जाना। ठीक, अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होगा, अब उससे हम समझते हैं। देखो, हमें पता है परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु धानी होगी। अब उस लघु बीजाणु धानी में बीजाणुजन उत्तक होंगे, ठीक है, टिश्यू होगा। अब उस टिश्यू की एक कोशिका क्या होगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है और हमें पता है कोशिकाओं समूह क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये सेल होता है, मान लो ये कोई कोशिका है, और कोशिकाओं का बहुत सारे समूह बन जाए ऐसे ऐसे, तो क्या कहलाएंगे, उत्तक कहलाएंगे। और फिर यही उत्तक आगे आगे चल क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। फिर यही अंग आगे जाकर किसका निर्माण हो जाता है, अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक, आपको इतनी बातें समझ में आई। देखो हमने क्या अभी आपको बता रहे हैं कि कोई परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु धानी होगा। लघु बीजाणु धानी के अंदर उत्तक होंगे, उस उत्तक की एक कोशिका क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी। वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी, 2n 2n।
हमारे देखो कोई भी मान लो हमारी शरीर है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका कैसी होगी, 2n होगी। ठीक है, जब तक उसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो। कोई भी सेल में जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होती, वो कैसी होती है, 2n होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब वो n हो जाती है, यानी हैप्लॉइड हो जाती है, यानी अर्ध अर्ध युग्मक हो जाता है। देखो मान लो मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या होता है। देखो कोई भी, देखो हमारे अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। कितनी होती है टोटल, 46। ठीक, अब देखो 46 होती है, 46 को ही क्या कहते हैं, 2n कहते हैं। और अगर जोड़े में पूछे तो कितनी जोड़ी होती है, 23 जोड़ा होती है। इसमें से जो 22 जोड़ा होता है वो कैसा होता है, वो 22 जोड़ा जो होता है वो कायिक गुणसूत्र होता है, और जो 23वां जोड़ा होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। ऐसे ही पौधे में होता है। पौधों में जब तक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन न हुआ हो तब तक वो क्या रहेगा, 2n रहेगा। अब देखो जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिका कैसी हो गई, n हो गई। देखो इसमें अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से होगा। मान लो देखो ये, मान लो हमारा ये लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र ये कोशिका है। इसमें मान लेते हैं फर्स्ट, पहली बार क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो कोशिका कितने में भाग में बट गई, दो भागों में बट गई। फिर इन दोनों में ही दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो कोशिका कितने में बट गई, 4 में बट गई। यानी कि जो पराग कोश है, पराग कोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी में क्या होगा, लघु बीजाणु जन उत्तक होगा। लघु बीजाणु जन उत्तक की एक कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। उस अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं की निर्माण होगी। वो कोशिकाएं कैसी होगी, अगुणित होंगी, यानी n होंगी, यानी हैप्लॉइड होंगी। और उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु कहेंगे, माइक्रोस्पोर। आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि यहाँ पर द्विगुणित का मतलब क्या है और अगुणित का मतलब क्या है। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक, और वही जहां द्विगुणित थी वहां क्या रहेगी, वहां 46 रहेगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने आपको बता दिया लघु बीजाणु जनन क्या होता है। एक बार और मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि पराग कोश में स्थित लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम दिया है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये डायग्राम। अब देखो हमने जब परागकोश को काटा था हमें कैसी संरचना मिली थी, कुछ इस प्रकार मिली थी। देखो मैं आपके लिए बना देना चाहता हूँ, ऐसी मिली थी। ठीक है, और यहाँ एक एक कोने पर यहाँ था, एक यहाँ लघु बीजाणु धानी था, यानी चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणु धानी थी। ठीक, अब देखो मैं एक भाग को, यानी इतने भाग को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ जूम करके। ये क्या होगा, ये लघु बीजाणु धानी है। ठीक, ये लघु बीजाणु धानी है। इसकी एक कोशिका मान लेते हैं, कोई एक सेल है। ठीक, एक सेल को हमने जूम करके, और जो एक सेल है उसको हमने क्या नाम दिया, जिससे आगे जाके लघु बीजाणु निर्माण होगी, उस सेल को हमने नाम दे दिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कैसी है, अभी हमने बताया जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो 2n है, यानी द्विगुणित है, यानी यहाँ पे जो संख्या होगी गुणसूत्रों की वो 46 होगी। ठीक, आपको समझ में आया, लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं के समूह को हमने यहाँ क्या करें, बीजाणुजन उत्तक। और वो जो बीजाणुजन उत्तक है उसकी एक कोशिका को हम कह रहे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब एक बार क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो देखो एक कोशिका है उसमें अर्धसूत्री यानी आधा आधा हो गया। देखो एक सेल का ये निर्माण हो रहा है, यहाँ देखो 2 सेल दिख रही है, एक यहाँ एक यहाँ। अब इसमें क्या होगा, दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मेयोसिस कहते हैं। ठीक, तो इसमें से कितने बढ़ गए, 4 लघु बीजाणु निर्माण होती है। इस 4 लघु बीजाणु को कहते हैं एक चतुष्क लघु बीजाणु। ठीक, और फिर ये आगे जाकर क्या अलग अलग 4 प्रकार के लघु बीजाणु का निर्माण कर देते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो जो हमारे पास जो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, देखो ये क्या था, ये लघु बीजाणु था। इस लघु बीजाणु को सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क भी कहते हैं। अब देखो जो लघु में सूक्ष्म यानी छोटा, उसको हम सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क भी कहते हैं। कहीं कहीं सूक्ष्म बीजाणु लिखा रहेगा, कहीं कहीं लघु बीजाणु रहेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो जैसे हमने अभी पढ़ा लघु बीजाणु जनन, तो हम सूक्ष्म बीजाणु जनन भी पूछ सकता है। आपको इस शब्दों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा शब्द उपयोग कर लिया।
कि आपको दोनों शब्द ध्यान में रहे कि लघु बीजाणु जनन भी और चतुष्क सूक्ष्म बीजाणु जनन भी। ठीक, अब देखो जब एक एक जब मियोसिस हुआ तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। ठीक, अगर इसे 4 लघु बीजाणु ना बोलकर आप एक सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क भी बोल सकते हैं, यानी एक लघु बीजाणु चतुष्क भी, यानी इसे 4 सेल इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, चतुष्क कह रहे हैं। ठीक, अब देखो इसमें आगे आगे वृद्धि होकर क्या क्या निर्माण हो जाता है, वृद्धि करके परागकण यानी पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और हमने अभी बताया कि ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है ये कैसा है, एन है। क्यों, क्योंकि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो गुणसूत्र होती है उसकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि परागकण कैसा होता है, आंसर में दिया रहेगा द्विगुणित, अगुणित या दोनों या इसमें से कुछ नहीं, तो आपको क्या टिक करना है, अगुणित यानी हेप्लॉइड हो जाता है। ओके, अब देखो जो परागकण की संरचना होती है इसमें 2 कोशिकाएं समाहित होती हैं। देखो ये 4 इसमें है, ये एक परागकण इससे निर्माण हो जाएगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे। ठीक, अब देखो मान लेते हैं कोई ये जो लघु बीजाणु है इसकी एक कोशिका आगे जाकर परागकण निर्माण कर दिया। और परागकण ही क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद का प्रथम पीढ़ी होती है। ठीक, अब देखो जो परागकण होता है उसमें उसमें 2 झिल्लियां होती है, एक बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल को क्या इंग्लिश में कहते हैं, एक्जाइन। ठीक, और एक होता है अंतःचोल, आंतरिक चोल, इसको कहते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, बाह्य चोल 2 बार दे दिया है। देखो जो बाह्य चोल होता है उसको एक्जाइन कहते हैं, जो अंतःचोल होता है उसको हम कहते हैं इंटाइन। ठीक, अब देखो इसके अंदर 2 सेल समाहित होती है। जो ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं कायिक सेल, और ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको कहते हैं जनन कोशिका या जनन सेल। कोशिका हिंदी वर्ड है, सेल क्या है, इंग्लिश वर्ड है। ऐसे ही यहाँ पर जो कायिक कोशिका इसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। जनन कोशिका को क्या कहते हैं, जर्मिनल सेल। और यहाँ पर एक होता है अंकुर छिद्र, अंकुर छिद्र को एक और वर्ड से जानते हैं, जनन छिद्र भी बोलते हैं। दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, अंकुर छिद्र बोले या जनन छिद्र बोले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ चीजें उससे मैं पहले आपको क्लियर करते हैं। देखो ये जो बाह्य चोल है, इस बाह्य चोल में जगह जगह पर, जैसे एक यहाँ छिद्र है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हमने यहाँ क्या बोला, अंकुर छिद्र, यानी इसको हम जनन छिद्र भी कहते हैं। जनन छिद्र। अब देखो जो नीचे वाली ये पीली पट्टी दिख रही है, कायिक कोशिका है। ठीक, अब ये कायिक कोशिका की झिल्ली है। ये जो कायिक कोशिका है इससे क्या निर्माण होगा, कायिक कोशिका से आगे चल के पराग नली का निर्माण होता है। और पराग नली कहाँ से निकलेगा, इस जनन छिद्र यानी अंकुर छिद्र से बाहर आएगा। और जनन कोशिका क्या काम है, जनन कोशिका क्या करेगी, नर युग्मक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, नर युग्मक का निर्माण करेगी। और बाह्य चोल जो होता है उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आपको पता होगा कि किससे निर्माण होता है। हमने बताया था जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके सबसे आंतरिक झिल्ली या आंतरिक परत यानी टेपिटम से निर्माण होता है। स्पोरोपोलेनिन जीव जगत का एक ऐसा कठोरतम पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से स्थायी होता है, यानी इसे हम तोड़ नहीं सकते, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। ये लगभग 700 से अधिक वर्षों तक किसी भी चीज को सुरक्षित रखता है, यानी परागकण अधिक समय तक जीवित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है बिना नष्ट हुए। किसके कारण, स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन किसमें पाया जाता है, परागकण के बाह्य चोल में। और देखो इसी कारण बाह्य चोल में जगह जगह पर क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, क्योंकि जो पराग नलिका का निर्माण होती है किससे होगी, कायिक कोशिका से। और कायिक कोशिका क्या करेगा, इस पदार्थ को छेद नहीं पाएगा, इसलिए जगह जगह पर बाह्य चोल में अंकुर छिद्र यानी जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई परागकण के बारे में। देखो यहाँ पर हमने इसको डिटेल में लिख दिया है नीचे, हम उसे एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब देखो हमने बताया जो ये परागकण है इसकी दो झिल्लियां होती, बाह्य झिल्ली एक होगी जिसको बाह्य चोल कहेंगे। बाह्य चोल को इंग्लिश में एक्जाइन कहते हैं, अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं। इसमें 2 कोशिकाएं होती है, कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है, दूसरी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। देखो एक्जाइन क्या है, बाह्य चोल,
ठीक। यह परागकण की बाहरी भित्ति होती है, हमने आपको बताया। यह बहुत कठोर होती है, मोटी होती है। और क्यों कठोर, क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और स्पोरोपोलिन पदार्थ किससे बनता है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपटियम से बनता है। इस भित्ति में कुछ स्थान पर छिद्र होते हैं, अभी हमने आपको बताया अंकुर छिद्र या जर्मिनल पोल, इसको जनन छिद्र भी कहते हैं। जर्मिनल पोर को जनन छिद्र या अंकुर छिद्र, दोनों वर्ड आपको याद रखना। इन्हीं छिद्रों से किसके निर्माण, इन्हीं छिद्रों से पराग नलिका निकलती है, अभी हमने आपको बताया। क्योंकि ये छिद्र इसलिए पाए जाते हैं परागकण में, क्योंकि इसके बाएं चोल में स्पोरोपोलिन पदार्थ पाया जाता है। स्पोरोपोलिन पदार्थ जीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो पराग नलिका जो कायिक कोशिका, पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका से होगी। जब कायिक कोशिका पराग नलिका का निर्माण करके जब बाहर आना चाहेगी तो निकल नहीं पाएगी स्पोरोपोलिन पदार्थ का, इसलिए बाएं चोल में जगह जगह पर क्या दे दिया? जनन छिद्र यानी अंकुर छिद्र दे दिया। इसको जर्मिनल पोर कहते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी हमने आपको बताया कि परागकण 2 सेल स्टेज होता है, यानी कि जो परागकण है इसके अंदर क्या है? 2 सेल समाहित होती है। यही यहाँ पर लिखा है कि परागकण 2 सेल स्टेज होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इंटाइन के बारे में। इंटाइन में हमने आपको बताया क्या होता है? अंतःचोल होता है। इंटाइन क्या होता है? अंतःचोल होता है, परागकण का आंतरिक परत होती है। यह परागकण की आंतरिक भित्ति होती है। यह जो परागकण है इसकी ये क्या होती है? आंतरिक भित्ति होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज पेक्टिन। एक बात ध्यान रखना है, क्लास 12th में ये दोनों परतों से इसका प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन पीवाई के रूप में एक नंबर में, कि ऐसे पूछा था कि एक बार कि जो परागकण होता है उसका बाह्य चोल किस पदार्थ का बना होता है? तो आंसर में स्पोरोपोलिन था। आपको स्पोरोपोलिन टिक करना होगा, क्योंकि जो परागकण होता है उसका बाह्य चोल स्पोरोपोलिन से बनता है। और दूसरा प्रश्न आया था कि परागकण का आंतरिक चोल यानी अंतः चोल किसका बना है? सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। यह पतली और मुलायम होती है। ठीक, इसमें अंकुर छिद्र नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया, क्लास 12 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नीट का टॉपिक है 12th में नहीं आता, बहुत आता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये क्लास 12 में पूछा हुआ है। अब देखो, आवृत बीजियों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था होता है। अब देखो ये कह क्या रहा है, हमें पता है जो पौधे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एंजियोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो पुष्प होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक खुले बीज वाले होते हैं, एक बंद बीज वाले होते हैं। ठीक, ये किस में आते हैं? आवृत बीजी में आते हैं। देखो, आवृत बीजियों को माने जिसके जो बीज होता है वो ढका हुआ होता है, यानी इसके बाहर बीज चोल पाया जाता है। और ऐसे आवृत बीजी ही पौधे क्या होते हैं? और आवृत बीजी ही पौधे में पुष्प का निर्माण होता है। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, लगभग 60%, यानी मान लेते हैं जो आवृत बीजी पौधे होते हैं वो 100% होते हैं। ठीक, उसमें से 60% जो पौधे होंगे उसमें जो परागकण होगा वो द्विकोशिकीय अवस्था होगा। ठीक, जो 60% पौधे होंगे वो द्विकोशिकीय अवस्था में होंगे और परागकोश से मुक्त होते हैं। ठीक, द्विकोशिकीय अवस्था में परागकोश से निकल जाते हैं। और जो शेष 40% आवृत बीजी पौधे होते हैं त्रिकोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको अच्छे समझा देना चाहता हूँ डायग्राम के साथ। देखो, जो 60% जो पौधे होंगे आवृत बीजी के, वो जो परागकोश है उसमें ही लघु बीजाणुधानी होगी। लघु बीजाणुधानी में क्या निर्माण होगा? परागकण का। वो परागकण केवल इसी अवस्था में ही रहेगा, यानी एक तो जनन कोश क्या होगी, एक कायिक कोश क्या होगी, इसी कह रहे हैं द्विकोश की अवस्था। और जो शेष 40% पौधे होंगे वो त्रिकोश की, यानी देखो ये चित्र देखो आप, ये डायग्राम, यानी जो वही जनन कोश क्या था वही इस परागकण के अंदर ही क्या करके विभाजन करके 2 नर युग्मक बना लेगा। और जो कायिक कोश यानी एक कोश क्या कायिक हो गई, यहाँ 2 कोश क्या बन गए। वही जो जनन कोश क्या था वही क्या करेगा, विभाजन करके 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा। यही कहलाती है त्रिकोश की अवस्था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।